तो ये जय भीम जय मीम का जो ये नौटंकी है, ये केवल इसीलिए है क्योंकि सनातन धर्म को विरोध करना है और सनातन धर्म को नष्ट करने वाली ये सारी जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है वो सब एक साथ है। तो हमें इस दृष्टिकोण से इस समस्या को देखना होगा। तो जैसे हम जिहादियों को देख रहे हैं, जैसे हम कन्वर्जन करने वाले मिशनरियों को देख रहे हैं, वैसे ही हमें ये जो अर्बन नक्सलवादी है उस समस्या को भी देखना होगा। और ये जो अर्बन नक्सलवाद की समस्या है वो हमारे सामने है, हमारे साथ है और हमारे सारे यूनिवर्सिटीज में ये फैल चुकी है। इसलिए इस समस्या को हमें और भी गंभीरता से देखना होगा। हमें ही अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी होगी और इसलिए मैं ही सनातन धर्म का रक्षक हूं। इस भूमिका से हमने इस अभियान को चालू किया है। आज का जो अभी का विषय है कि स्टालिन से स्टालिन, तो ये दो स्टालिन कौन है और इसके अंदर ही जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है, तो उसके बारे में मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। एक स्टालिन हमको पता है, जो जोसेफ स्टालिन हुआ रशिया में, जो हुकुमशाह था। और अभी जो दूसरा स्टालिन है जिसका नाम है उदयनिधि स्टालिन, और जिसने हाल ही में वक्तव्य किया कि सनातन धर्म यह डेंगू मलेरिया है और इसको समाप्त कर देना चाहिए। वास्तविकता में मार्क्सवाद की आइडियोलॉजी क्या रही है? धर्म यानी रिलीजन इज ओपियम, इट हैज टू डिस्ट्रॉय। धर्म ये अफीम है और उसको नष्ट कर देना चाहिए। उसी के लिए जिस स्टालिन ने रशिया में करोड़ों लोगों को मार डाला, करीब करीब रशिया में 2 करोड़ लोगों की हत्या इस कम्युनिज्म ने की है, वही स्टालिन आज भारत में यह कह रहा है सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहिए। और इसलिए इसके बीच का ये प्रवास जो है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ में ये फोर्सेस जो है जो भारत में आज काम कर रही है, क्योंकि हम जिहाद के बारे में बात करते हैं, घर वापसी के बारे में बात करते हैं, हम कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये जो फोर्सेस है कि जिनको हमारे यहाँ का एकेडमिया, हमारे यहाँ का जो पत्रकार है सेक्युलरवादी, जिनको संरक्षित करके रखता है, और दुर्भाग्य से उनकी वास्तविकता हमारे सामने नहीं आती है। इसलिए इन बातों को हमको समझना चाहिए। सबसे पहले हम डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, 2 साल पहले ये कॉन्फ्रेंस हुई, और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस में उस समय पे जब ये आरोप लगाया गया कि ये हिंदुत्व को नष्ट करना चाहते हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो सनातन हिंदू धर्म की बात ही नहीं कर रहे। हम तो जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो हिंदुत्व आरएसएस का है, वो हिंदुत्व बीजेपी का है, वो हिंदुत्व सावरकर का है, वो हिंदुत्व शिवसेना का है। लेकिन उस समय पे उन्होंने कहा कि हम सनातन हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे, हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। आज वो खुलकर के कह रहे हैं कि सनातन धर्म को ही नष्ट कर देना चाहिए। यानी 2 साल में उन्होंने आगे का कदम ले चुके हैं और इसको हमें समझना है। अब ये डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का जो कॉन्फ्रेंस था, ये किसी मुसलमान ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, या इसके अंदर जो सहभागी हुए थे, आनंद पटवर्धन से लेकर के नलिनी सुंदर, कविता कृष्णन, ये जितने भी सारे नाम हैं, ये सारे नाम, इसमें से कोई मुस्लिम नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम तो हिंदुत्व को नष्ट करने वाला ही कह रहे हैं। अभी इसी विषय को आगे, हाल ही में मोदी जी ने राजस्थान में अभी चुनाव के दौरान एक भाषण किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के हाथ में है। यानी जो कांग्रेसी विचारधारा है उसके ऊपर अब इन अर्बन नक्सलियों का इतना प्रभाव हो चुका है कि आइडियोलॉजिकली उन्होंने उसको स्वीकार किया। ये तो आज की बात नहीं है, ये तो जब नेहरू ने ये कहना चालू कर दिया था हिंदी चीनी भाई भाई तब भी था। ये जब इंदिरा गांधी ने जेएनयू की कमान सब नक्सलियों के या अर्बन नक्सलियों के हाथ में दे दी तब भी था। हमारे हिस्ट्री के बुक्स जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया तब भी था। लेकिन
उस समय पे कांग्रेस अलग थी और ये जो मार्क्सवादी थे अलग थे, लेकिन आज कांग्रेस को ही इन्होंने अपने कब्जे में लिया है, तो इस बात को हमको गंभीरता से सोचना होगा आगे। ये जो अर्बन नक्सलवाद है, इस अर्बन नक्सलवाद की आइडियोलॉजी को यदि हम पढ़ेंगे तो ये शहर में रहने वाले लोग हैं जो अपने कंधे पर बंदूक लगा करके नहीं चलते हैं, ना तो ये नक्सलियों का यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये प्रोफेसर है, ये वकील है, ये सामाजिक कार्यकर्ता है, ये पर्यावरणवादी है, विभिन्न नामों से काम करते हैं, लेकिन काम देश को तोड़ने का, सनातन धर्म को मिटाने का काम करते हैं। और इसलिए इसको हमको समझना चाहिए कि फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में जिसका मुख्यतः रूप में यह कहा गया कि विलियम एस लिंड, उन्होंने फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में यह कहा है कि यहां पर आपको वास्तविकता में लड़ना नहीं पड़ता है, तो यहां पर समाज में सांस्कृतिक संघर्ष के रूप में दरार उत्पन्न करनी होती है और इसके लिए देश को नष्ट करने के लिए बाहर से किसी आक्रमणकर्ता की आवश्यकता नहीं होती है, वो अंदर से ही टूट जाता है। और यही बात जो अर्बन नक्सलवादी है वो कर रहे हैं। हमारे ही देश में जेएनयू में नारे लग रहे, जेएनयू पाकिस्तान में नहीं है, जेएनयू में नारे लगाने वाले पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन नारे तो भारत तेरे टुकड़े होंगे के लगे, नारे तो अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है के लगे। तो ये जो चीजें हैं इसको हम आगे थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन ये फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर है और इसको हमको समझना चाहिए कि ये एक युद्ध है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे जो पहले सीडीएस रहे बिपिन कुमार रावत, उनका स्टेटमेंट था वी हैव टू फाइट अ वॉर 2.5 फ्रंट वॉर। 2 फ्रंट तो हमको पता है, एक तो पाकिस्तान है, एक तो चाइना है। ये 0.5 फ्रंट क्या है? यही है अर्बन नक्सलवादी, कि जिनके साथ आपको भविष्य में लड़ना पड़ेगा, एक शत्रु के समान लड़ना पड़ेगा, यह सबसे पहले उन्होंने कहा था। और इसलिए इन बातों को हमको देखना चाहिए। आगे ये जो शक्तियां है कुल मिलाकर के, मिशनरीज हम जानते हैं, जिहादियों को हम जानते हैं, सेक्युलर राजनीतिक पार्टियों को जानते हैं, इसके अंदर जो चौथा आता है कम्युनिस्ट, जो कम्युनिस्ट राजनीतिक पार्टियां है, नक्सली है, अर्बन नक्सली है, या विद्यापीठ में काम करने वाले, पत्रकारिता में काम करने वाले साहित्यिक, ये सारे जो है आगे इसमें किस प्रकार से ये जहर घोला जाता है। तो ये मैक्स ऑर्थर मैक्लियफ, इस नाम का ब्रिटिश अधिकारी, इसने अपने आप को सिख के समान उसने पगड़ी डाल करके रहना प्रारंभ किया और उसने सबसे पहले प्रारंभ किया कि सिख ये जो पंथ है ये हिंदू से इसका संबंध नहीं, ये अलग है। तो वहां से ये चालू हुआ और आज परिस्थिति खलिस्तान तक पहुंच चुकी है। तो किस प्रकार से ये षड्यंत्र रचे जाते हैं, तो ये ब्रिटिश अधिकारी ने ये किया हुआ षड्यंत्र है, लेकिन हमारे सामने है ही नहीं कहीं पर ये। तो ये ब्रिटिश अधिकारी का नाम हमने कभी सामने देखा ही नहीं है। उसके बाद अभी हाल ही में 28 अप्रैल को जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस केएम जोसेफ ने जजमेंट दिया कि दूसरे किसी भी नस्ल के विरुद्ध, जाति के विरुद्ध, पंथ के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध बात करना, ये जो है वो हेट स्पीच होगा। और ये जो हेट स्पीच होगा उसके बारे में उन्होंने कहा कि पुलिस ने, किसी ने उसके बारे में शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, सुओ मोटो केसेस दर्ज करने चाहिए। अब ये सुओ मोटो केसेस यदि होने चाहिए ये कहा है, तो सुओ मोटो केसेस कहां पर हो गए? तो महाराष्ट्र के डीजीपी को जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आपके यहां पर केसेस हुए हैं क्या, तो महाराष्ट्र के डीजीपी का आंसर क्या है? महाराष्ट्र के डीजीपी ने कहा कि हां, हमने 30 एफआईआर रजिस्टर किए हैं। अब ये 30 एफआईआर किसके विरुद्ध हो गए? कालीचरण महाराज के विरुद्ध 2 हो गए, राजा सिंह ठाकुर के विरुद्ध 5 हो गए, सुदर्शन के, सुरेश चौहान के जो है उनके विरुद्ध 5 हो गए, और उसके अंदर एक हिंदवी स्वराज्य की शपथ लेने के लिए हो गया। यानी जिस छत्रपति शिवाजी महाराज को मान करके सरकार सत्ता चलती है, उनकी शपथ लेना भी हेट स्पीच में आ गया। तो ये किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। विश्व हिंदू परिषद के शंकर गायकर, उनके ऊपर 2 हो गए, काजल हिंदुस्तानी के ऊपर 4 केसेस हो गए। तो 30 हेट स्पीच की जो केस रजिस्टर हो गई वो किसके विरुद्ध हो गई? इसके अंदर कोई मुसलमान नहीं है, इसके अंदर कोई सरतन से जुदा का नारा देने वाला नहीं है। तो ये एक षड्यंत्र के रूप में ये सारी चीजें हो रही है।
ये जो सारे जो केसेस हुए हैं, ये जो सारी केसेस हुए उसके अंदर इसको फॉलोअप कौन कर रहा है? तो ये सीजेपी ये संगठन है, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। और ये संगठन किसका है? तो ये संगठन है तीस्ता सेटलवाड़ का। ये सीजेपी जिसको आप देख सकते हैं, यानी तीस्ता सेटलवाड़ का संगठन सारे हिंदू कार्यक्रमों में जाकर के उनके प्रतिनिधि वहां पर बैठते हैं, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करते हैं और कार्यक्रम होने के बाद आधा घंटे के अंदर ट्रांसक्रिप्ट लेकर के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये आप हेट स्पीच का केस यहां पर दर्ज कीजिए। इस प्रकार से महाराष्ट्र में 30 केसेस दर्ज हो गए। जिस तीस्ता सेटलवाड़ के ऊपर खुद उसके ऊपर पैसा विदेश से लेकर के झूठे केसेस, झूठी गवाहियां देने का आरोप है, वो सीजेपी इसके बारे में केसेस दर्ज कर रही है। और दुर्भाग्य की बात है कि जब उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस जाती है तो सैटरडे को शाम को 7:10 में सुप्रीम कोर्ट खोल करके यह कहती है कि नहीं, तीस्ता सेटलवाड़ को 10 मिनट में बेल देना चाहिए। उसको अरेस्ट करने की आवश्यकता क्या है? जब तीस्ता सेटलवाड़ को अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है तो ये सारे नियम हिंदूवादियों को नहीं लगते हैं। लेकिन ये अर्बन नक्सलवाद का प्रभाव है कि जिसको हमको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। स्टालिन से स्टालिन, ये उदयनिधि स्टालिन का जो स्टेटमेंट है कि इरेडिकेट सनातन धर्म, तो ये जो उसका स्टेटमेंट है कि सनातन धर्म इज अ प्रिंसिपल दैट डिवाइड्स पीपल इन नेम ऑफ कास्ट, रिलीजन, सर्टन थिंग्स लाइक डेंगू, मलेरिया एंड कोरोना need to be eradicated, not merely opposed. Likewise, Sanatan should also be eradicated. तो 100 करोड़ लोगों के सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करने वाला उदयनिधि स्टालिन, इसके विरुद्ध सुओ मोटो केस किसी पर नहीं हुआ। यानी आपने हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली तो आपके ऊपर हेट स्पीच का केस हो गया, लेकिन जो सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहा है उसके ऊपर कोई हेट स्पीच का केस नहीं हुआ। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा। तो यहां पर हम ये सारा षड्यंत्र देख सकते हैं। यही उदयनिधि स्टालिन का आगे का स्टेटमेंट देख लीजिए। आई एम प्राउड टू बी क्रिश्चियन, आई हैव मैरिड अ क्रिश्चियन। तो यदि आपने किसी ईसाई लड़की से शादी की है तो आपको ईसाई होने का गर्व हो सकता है, तो सनातन धर्म के मिटाने की बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन इन बातों को हमको देखना होगा आगे। इसके अंदर जो सेक्युलरवादी फोर्सेस है, अब इसी के अंदर दूसरा जो स्टेटमेंट यहां पर आ गया कि ये जो प्रियांक खरगे, मल्लिकार्जुन खरगे अभी कांग्रेस के जो प्रमुख है, उनका बेटा, उसने ये कहा कि सनातन धर्म इट इज गुड एज अ डिसीज। तो इसने भी यही कहा कि सनातन धर्म ये तो रोग है। तो मुझे पता नहीं चलता है कि सनातन धर्म रोग है, ये यदि कांग्रेस के अध्यक्ष का बेटा कहता है तो उनके पार्टी का नेता तो वो उसको धोती लुंगी जैसे पहन करके मंदिर मंदिर जाकर के कह रहा है कि मैं दत्तात्रेय कौल वंश का ब्राह्मण हूं। अरे भाई, तुम्हारे दादा का नाम फिरोज, वो कैसे दत्तात्रेय कौल वंश का ब्राह्मण हो गया? लेकिन वो अपने आप को दत्तात्रेय कौल वंश का ब्राह्मण कह रहा है और पार्टी के अध्यक्ष का बेटा कह रहा है सनातन धर्म तो रोग है। तो सनातन धर्म को तो मिटा देना चाहिए। इस मानसिकता को यदि हम समझेंगे तो हमें वास्तविकता का भान होगा कि कैसे भारत में ही रह करके ये षड्यंत्र ये लोग चला रहे हैं आगे। यही एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड, इन्होंने भी यही कहा कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। सनातन धर्म ये इस देश को लगने वाली कीड़ है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। और यही आप आगे के चित्र में देख सकते हैं, यही जितेंद्र आव्हाड सेव गाजा का, सेव पैलेस्टाइन का टी शर्ट पहन करके रहता है। तो ये सेव गाजा कहां से आ गया? यानी वहां पर रहने वाले मुसलमानों की तुम्हें चिंता है और 100 करोड़ सनातन धर्मियों को मिटा देना चाहते हो। तो सनातन धर्म ने ऐसा किया क्या है कि उसको मिटा देना चाहते हो आप? इसी प्रकार से जो जेएनयू में लगने वाले जो वहां पर दीवारों पर जो पेंटिंग्स की जाती है, फ्रीडम टू कश्मीर, फ्री पैलेस्टाइन, तो यहां पर भी वही है, कश्मीर और पैलेस्टाइन की बात है। इंडियन आर्मी रेप सब्स, तो ये इन बातों को यदि हम देखेंगे, यहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे और ये सारी जो बातें हैं, तो इस दुष्प्रचार में जो विद्यार्थी है वो वहां पर आ रहे हैं। जेएनयू में सिडेशन का केस हुआ, किसके ऊपर हुआ? जिन्होंने नारे लगाए उनके ऊपर हुआ।
लेकिन जिन्होंने उनके दिमाग में नारे डाले उन प्रोफेसर का क्या उनके ऊपर केस हुआ? तो केस घोषणा देने वालों पर हुआ है, केस जिन्होंने घोषणा उनके दिमाग में डाली उनके ऊपर नहीं हुआ है। इसलिए ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं कि जिनको हमें अपने सनातन धर्म या इस देश के शत्रु समझना चाहिए, इस दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। अब इसी जेएनयू में अभी ये रावण लीला चालू हो गई रामलीला के विरुद्ध में। इसी जेएनयू में महिषासुर का शहादत दिन चालू हो गया और वहां पर पोस्टर लगाए गए जेएनयू में कि यह दुर्गा नाम की वेश्या थी और उसने महिषासुर का वध किया। यानी जिस दुर्गा देवी को हम पूछते हैं, जिस दुर्गा देवी की हम आराधना करते हैं, उसे जेएनयू में पढ़ाया जा रहा है कि वो वेश्या थी और उसके लिए महिषासुर का शहादत दिन होना चाहिए। कौन सी शहादत दी थी, किस लिए दी थी? ये कोई भगत सिंह के साथ लड़ रहा था क्या महिषासुर? तो ये इन बातों को हमें देखना होगा आगे। यही रोहित वेमुला के प्रकरण में भी यही चीजें आ गई, जबकि रोहित वेमुला दलित ही नहीं था, ये तो बाद में उसके जांच कमीशन में सामने आ गया। उसके आगे अब जेएनयू के 4 बच्चे नक्सलवादियों के साथ पकड़े गए, जिसके अंदर हेम शर्मा नाम का एक लड़का भी है। तो जेएनयू किसको बाहर निकाल रहा है? बच्चे जा रहे पढ़ने के लिए, लेकिन सारे बच्चे वहां से आईएएस नहीं बन रहे, कुछ नक्सलवादी भी बन रहे हैं। तो इन बातों को देखना होगा। महाराष्ट्र में इसी आधार पर एक संगठन निर्माण हुआ जिसका नाम है कबीर कला मंच। कबीर कला मंच के आज 7 सदस्यों को महाराष्ट्र में अरेस्ट की गई है और कबीर कला मंच के द्वारा आज महाराष्ट्र में कम से कम 9 लड़के गढ़चिरौली के जंगल में नक्सलवादी बनकर के घूम रहे हैं। तो ये कबीर कला मंच नाम है कबीर का, काम कर रहे पुणे यूनिवर्सिटी में और वहां के बच्चों का दिमाग जो ब्रेन वॉशिंग करके उनको नक्सलवादी बनाने का काम कर रहे हैं, यह भारत की आने वाली पीढ़ी के दृष्टिकोण से बहुत भयंकर चीज है। आगे वहीं पर स्वामी विवेकानंद जी के पुतले को उसकी विटंबना की गई, वहां पर लिखा गया भगवा जलेगा। तो यह भगवा जलेगा क्या है? लेकिन इन चीजों को हम जेएनयू में यहां पर देख सकते हैं। इसके आगे यह अभी इसी साल मुंबई आईआईटी के अंदर एक दर्शन सोलंकी नाम के लड़के ने आत्महत्या की, सुसाइड की। सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में आ गए, आप नीचे फोटोज में देख सकते हैं। हजारों की संख्या में मुंबई में प्रोटेस्ट हुआ। यह प्रोटेस्ट किया अंबेडकर, फुले और पेरियारवादी सर्कल्स में और सारे मुंबई के रास्ते जाम कर दिए स्टूडेंट्स लोगों ने कि मुंबई आईआईटी में ब्राह्मणवाद चल रहा है, मुंबई आईआईटी में जातिवाद चल रहा है। उसके लिए दर्शन सोलंकी इस शेड्यूल कास्ट के लड़के को सुसाइड करना पड़ा। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा वहां पर हुआ, लेकिन जब जांच सामने आई तो उस लड़के के पॉकेट में उसका सुसाइड नोट मिला और उस सुसाइड नोट में उसने ये कहा कि मेरा रूममेट है, वो उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया गुजरात के बात को लेकर के और मैंने उस लड़के से लड़ाई कर ली। उस लड़के का नाम क्या था? उस लड़के का नाम था अरमान इकबाल खत्री और इसने कुछ बात उसको मोहम्मद पैगंबर के बारे में कही गाली में। तो उसने कहा जो चीज हमने नुपुर शर्मा के साथ की वही तुम्हारे साथ करेंगे। कल 10,000 की मैं सेना लेकर के मुसलमानों को लेकर के मुंबई आईआईटी में आऊंगा। तो डर करके दर्शन सोलंकी ने सुसाइड कर ली। अब हत्या का जिम्मेदार कौन है? अरमान इकबाल खत्री। जिस मोमेंट में अरमान इकबाल खत्री का नाम आ गया, दूसरी मोमेंट में मुंबई के सारे प्रोटेस्ट बंद हो गए। क्यों भाई? कल तक तो आपको आईआईटी में ब्राह्मणवाद दिख रहा था, तो ये अचानक से ये सारा प्रोटेस्ट बंद क्यों हो गया? तो किस प्रकार से यूनिवर्सिटीज के अंदर ये जहर घोला जा रहा है। हम अपने बच्चों को ये सोच करके भेज रहे, यूनिवर्सिटी में भेज रहे अच्छे बच्चे बनेंगे। आप मूर्खता से कभी ऐसे हम सोच सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे हो सकता है वो हमारे घर में आकर के भारत तेरे टुकड़े देंगे के नारे भी लगा सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म हम बचपन से नहीं सिखा रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म सिखाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज में आजकल सिखाया जा रहा है। तो इसलिए इन सारी चीजों को हमें देखना होगा आगे। अब जो ये विद्यार्थी जहां पर ये सारी बातों को रख रहे हैं, वही चाइना में जहां पर कम्युनिज्म गवर्नमेंट होती है, वहां स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को किस प्रकार से रन गाड़े के नीचे डाला जाता है, वो सबसे बड़ा उदाहरण है तियानमेन स्क्वायर का।
आज हमारे देश के जितने सारे पत्रकार हैं वो सरकार को गाली देने में लगी हुई है, हिंदुत्व को गाली देने में लगी हुई है। लेकिन यदि आप चाइना और रशिया का उदाहरण देखेंगे तो 192 कंट्रीज में चाइना का प्रेस फ्रीडम में नंबर कितना है? 187। तो प्रेस फ्रीडम तो है ही नहीं चाइना में। और उसके नीचे का न्यूज आप देख सकते हैं, चाइना इज द बिगेस्ट ग्लोबल जेलर ऑफ जर्नलिस्ट। तो ये तो ग्लोबल जेलर बन चुका है कि जो भी चाइना के विरुद्ध लिखेगा उसको जेल में डाल देगा वो। तो जहां पर कम्युनिज्म गवर्नमेंट है वहां पत्रकारिता को कोई आजादी नहीं है। हमारे यहां तो पत्रकार गालियां दे रहे हैं सनातन धर्म को। निखिल वागले ने कहा कि सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहिए। तो जो सरकार को गाली दे रहे हैं, जो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, जो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उनके ऊपर तो भारत में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जहां पर कम्युनिज्म है वहां पर प्रेस को कोई फ्रीडम नहीं है। तो इन बातों को हमें देखना होगा कि ये जो चीजें हैं, ये डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जिनकी महाराष्ट्र में हत्या हुई पूना में, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये काम क्या कर रहे थे। तो इनका काम था रैशनलिस्ट का, कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी अंधश्रद्धाएं हैं। ठीक है, हत्या हो गई तो हत्या की जांच तो पुलिस कोर्ट इनका काम है, लेकिन मानसिकता कैसे अलग अलग तरीके से ये लोग तैयार करते हैं, ये केवल मेधा पाटकर और यही अर्बन नक्सल नहीं है, अर्बन नक्सलियों में इनका भी नाम आता है। और ये किस प्रकार से काम करते हैं, डॉक्टर दाभोलकर के दो चीजों को मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज, उनका कैंपेन, जब भी कोई हिंदुओं का त्योहार आता था तो कैंपेन चालू होता था। महाशिवरात्रि आएगी तो दूध बेकार में जा रहा है, गटर में जा रहा है, गरीबों को क्यों नहीं दे रहे हो। महाराष्ट्र में होली बहुत बड़े मात्रा में मनाई जाती है, तो होली के अंदर वहां पर एक मीठी चपाती जिसको हम पूरन पोली कहते हैं वो उसके अंदर अग्नि में डालते हैं। तो उनको बहुत चिंता होती थी, वो पूरन पोली क्यों डाल रहे अग्नि में, वो जल करके राख हो जाएगी, गरीब को बांटो। तो हमने उनसे एक सवाल पूछा कि जब भी हिंदू त्योहार आता है आपको गरीबों की बहुत चिंता होती है, जब आजकल तो ये लाइटिंग और एलईडी सब आ गई, तो जब 25 दिसंबर को चर्च के ऊपर बहुत सारी लाइटिंग की हुई है तो ये मोमबत्तियां क्यों जला रहे हैं? वहां क्यों नहीं आप जाकर के बोल रहे कि एक मोमबत्ती गरीब के घर में दे दो? कभी नहीं बोला। ये रास्ते के बगल में जो मजारे बन रही है, क्या उसके अंदर जो सोया हुआ है उसको बहुत ठंड लगती है, जो हर कोई आता है वो चद्दर चढ़ाता है, तो वहां क्यों नहीं जाकर के बोल रहे एक चद्दर गरीब को दे दो, वहां क्यों चढ़ा रहे हो? लेकिन उनका कैंपेन सनातन हिंदू धर्म में कैसे अंधश्रद्धा है इसको दिखाने का था, और इसी के आधार पर यह सारा कैंपेन उनका चल रहा था। महाराष्ट्र में उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट में एक पीएल फाइल किया रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन। अब ये वाटर पोल्यूशन किससे हो रहा है, तो उनका कहना है कि मुंबई में गणेशोत्सव बहुत बड़ी मात्रा में होता है, हर कोई अपने घर में गणेश जी की मूर्ति लाता है, उसको विसर्जित करता है, उसके कारण से जल प्रदूषण बढ़ रहा है। अब 2012 से पुणे के अंदर मुड़ा और मुठा दो रिवर है, उनको डेड रिवर का दर्जा दे दिया है कि उसके अंदर मछली जीवित नहीं रह सकती है। तो ये 365 दिन लोग जाकर के गणेश जी डालते हैं, इसके लिए होता है क्या? वहां पर शुगर मिल का पानी जा रहा है, वहां पर इंडस्ट्री का पानी जा रहा है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है, लेकिन गणेश जी को विरोध है। इसके लिए उन्होंने याचिका क्या की? उन्होंने कहा कि मुंबई हाईकोर्ट ने डिसीजन देना चाहिए, ऑर्डर देने चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति मात्र 6 इंच की हो सकती है, 7 इंच की गणेश मूर्ति जो लाएगा उसके ऊपर केस होनी चाहिए, यानी गणेशोत्सव को ही समाप्त कर दे। हमारे पास मुंबई में जहां पर गिरगांव चौपाटी में गणेश जी का विसर्जन होता है, वहां के 3 साल के रिपोर्ट थे कि जहां पर यह गणेश जी का विसर्जन होता है वहां पर 1 महीने के बाद वाटर में पोल्यूशन बढ़ा या कम हुआ उसका जांच होता है। 3 साल के रिपोर्ट में यह सिद्ध हुआ कि वहां पर गणेश जी का विसर्जन करने के बाद जल प्रदूषण बढ़ा नहीं, घटा, जल का स्तर अच्छा हो गया। ये 3 साल के रिपोर्ट थे, और उन रिपोर्ट्स को देकर के हमने उनकी याचिका में वो याचिका खारिज की मुंबई हाईकोर्ट ने। तो इन बातों को हम देखेंगे कि ऐसी मानसिकता जो जिनकी है, तो वो किस प्रकार की मानसिकता लेकर के है। वाई लिंक एंटी सुपरस्टिशन टू नक्सलिज्म। डॉक्टर दाभोलकर के
दो कार्यकर्ता नरेश बंसोड़ और शैलेंद्र वाकड़े, इनको नक्सलियों के संबंध में अरेस्ट किया गया, जिनके घर से 70 mm का पिस्तौल मिला। आगे यह है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नक्सलियों से संबंध। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट थी, उस समय पे इंटेलिजेंस का एक रिपोर्ट बना और उस समय पे 2011 का रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अंदर महाराष्ट्र में नक्सलियों को सपोर्ट करने वाली 50 सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आया। उसके अंदर 36 नंबर पे डॉक्टर दाभोलकर के संगठन का नाम है। यानी ये रिपोर्ट तो हमने नहीं बनाई, ये तो इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है, वो भी कांग्रेस की सत्ता में हुआ है। और उसके अंदर 36वें क्रमांक पर डॉक्टर दाभोलकर के संगठन का नाम है। तो ये केवल पर्यावरणवाद के नाम पर काम नहीं कर रहे, ये रैशनलिज्म का काम नहीं कर रहे हैं। इनका अंदर से जो संबंध है नक्सलाइट्स के साथ, उसको भी हमें इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और एक इसके आगे ये डॉक्टर दाभोलकर के ट्रस्ट जो है, कैसे इनके पास पैसा आता है, इस 9 ट्रस्टी में आप नाम पढ़िए। नरेंद्र दाभोलकर, देवदत्त दाभोलकर, प्रसन्न दाभोलकर, शैला दाभोलकर, हमिद दाभोलकर, मुक्ता दाभोलकर, मुक्ता दाभोलकर की सास अनघा तेंदुलकर, ससुर अनिल तेंदुलकर। 9 ट्रस्टियों में से 8 ट्रस्टी तो उनके घर के हैं। और डॉक्टर दाभोलकर का पूरे भारत में कहना था कि मैं तो विदेश से कोई फंड नहीं लेता हूं, लेकिन उनका सारा काला चिट्ठा हमने निकाला हुआ था। आप बगल के इसमें लिस्ट में देख सकते हैं, डॉक्टर दाभोलकर को सबसे पहले फंड देने वाले, लाखों रुपए का फंड देने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्विसाइड फाउंडेशन। और ये जो स्विसाइड फाउंडेशन है, वो आगे अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा दिखाता है, उसके अंदर आधा कश्मीर पाकिस्तान में और आधा कश्मीर चीन में दिखाता है। जो भारत के टुकड़े करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर दाभोलकर को करोड़ों रुपया क्यों दे रहा है? क्या केवल अंधश्रद्धा के निर्मूलन के लिए दे रहा है? इसलिए इन बातों को हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। आगे ये कॉमरेड गोविंद पानसरे, जो उनकी भी हत्या हुई थी, और इनके पुस्तक का नाम है शिवाजी कौन थे। लेकिन इनको 1962 में, आपको पता है कि 1962 के वॉर में भारत के कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना को सपोर्ट किया था और वो पोस्टर लगाए थे, चीनेर चेयरमैन आमार चेयरमैन। तो वो जो पोस्टर लगाए थे, उसके अंदर इनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा उस समय पे 1962 में हुआ था। तो ये जो मानसिकता है, इस दृष्टिकोण से हमें इसको समझना चाहिए। आगे ये जो है ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म की, जहां पर हमको जिहाद के बारे में पता है, जिहादियों के बारे में पता है, लेकिन कम्युनिस्टों ने कितने लोगों की हत्याएं की उसके बारे में पता नहीं है। तो हमें जानकारी होनी चाहिए। ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म में पूरे आंकड़ों के साथ लिखा है कि अब तक कम्युनिस्टों ने जिन लोगों की हत्या की है, उनकी कुल मिलाकर के संख्या 9 करोड़ 40 लाख है। तो 9 करोड़ 40 लाख लोगों की जिन्होंने हत्या की है, उसके बारे में हमारे यहां पर कोई चर्चा नहीं है। भारत में आज पिछले 10 वर्षों में 2009 से 2019 तक जिहादी आतंकवादियों ने लोगों को मारा, उनकी संख्या करीब 675 है। और जवानों को जो मारा, उनकी संख्या 675 है। और नक्सलवादियों ने मारा, उनकी संख्या 1300 से ज्यादा है। सामान्य नागरिकों को जो मारा है, उसके अंदर नक्सलवादियों ने मारा है 2191 और नक्सलवादियों ने मारा है, उनकी संख्या है 399। तो हम उसके आंकड़ों से देख सकते हैं कि 5 गुना ज्यादा नक्सलवादियों ने हमारे लोगों की हत्या की है, लेकिन उसके बारे में हमारे यहां पर चर्चाएं नहीं होती है, क्योंकि ये सारे पत्रकार इन बातों को छुपा करके रखते हैं, उनको सहायता करते हैं, और इसलिए ये एक भयानक सत्य जो है वो हमारे सामने नहीं आता है। ये कंबोडिया का उसके साथ में म्यूजियम है कि जहां पर ये सारी चीजों को यहां पर रखा जाता है। आगे जोसेफ स्टालिन का एक सेंटेंस है, द डेथ ऑफ वन मैन इज अ ट्रेजेडी, द डेथ ऑफ मिलियंस इज अ स्टैटिस्टिक। यानी उनका कहना है कि एक आदमी मर जाएगा तो वो ट्रेजेडी है, लेकिन लाखों लोगों को मार दो तो ये केवल आंकड़ा है। और इसी आधार पर उन्होंने लाखों लोगों की हत्याएं की है, लेकिन इन हत्याओं के बाद भी हमारे यहाँ पर इनकी चर्चाएं नहीं हो रही है। तो हमारे यहाँ पर पूरे मीडिया में चर्चा है, दाभोलकर की हत्या हो गई, पानसरे की हत्या हो गई, गौरी लंकेश की हत्या हो गई। तो 3-4 हत्याओं की चर्चा, जैसे महात्मा गांधी के बाद 4 ही हत्या हमारे देश में हो गई। लेकिन
जितने हिंदुत्ववादियों की हत्या हुई है उसके बारे में क्या? जितने 14,000 लोगों को नक्सलवादियों ने मारा है उसके बारे में क्या? तो इन बातों पर कभी हमारे मीडिया में चर्चा नहीं होती है। इसलिए ये जो अर्बन नक्सलिज्म का जो मूवमेंट है या ये जो षड्यंत्र है, ये बहुत गंभीर है। और इसी को आगे अभी उसी के अंदर जय भीम जय मीम का ये नारा देकर के ये चल रहा है आगे। अभी महाराष्ट्र के नगर जिले में अंबेडकर जयंती के ऊपर मुसलमानों ने आक्रमण किया और ये दिखा दिया कि जय भीम जय मीम को हम नहीं मानते हैं। आगे यहां पर भी हम देखते हैं कि आइडियोलॉजिकल लेवल पर जहां पर बामियान की बुद्ध मूर्ति जो तालिबान ने तोड़ी, वहां तो कोई जय भीम जय मीम नहीं चला। तो ये जय भीम जय मीम का जो ये नौटंकी है, ये केवल इसीलिए है क्योंकि सनातन धर्म को विरोध करना है और सनातन धर्म को नष्ट करने वाली ये सारी जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है वो सब एक साथ है। तो हमें इस दृष्टिकोण से इस समस्या को देखना होगा। तो जैसे हम जिहादियों को देख रहे हैं, जैसे हम कन्वर्जन करने वाले मिशनरियों को देख रहे हैं, वैसे ही हमें ये जो अर्बन नक्सलवादी है उस समस्या को भी देखना होगा। और ये जो अर्बन नक्सलवाद की समस्या है वो हमारे सामने है, हमारे साथ है और हमारे सारे यूनिवर्सिटीज में ये फैल चुकी है। इसलिए इस समस्या को हमें और भी गंभीरता से देखना होगा। और इसी के लिए हमने ये एक अभियान चालू किया है, मैं सनातन धर्म रक्षक अभियान, कि जिस अभियान में हमने ये उद्देश्य रखा है कि हमें सनातन धर्म को तो मिटाने की बात बहुत कर रहे हैं, सनातन धर्म की रक्षा कौन करेगा? वो कोई लंदन अमेरिका से तो नहीं आएगा। इसलिए हमें ही अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी होगी और इसलिए मैं ही सनातन धर्म का रक्षक हूं। इस भूमिका से हमने इस अभियान को चालू किया है। इस विषय में ये जो रैशनलिस्ट मर्डर्स है, इस पुस्तक में ये बहुत विस्तार से अर्बन नक्सलिज्म और ये सारे मुद्दों को लिखा गया है। ये पुस्तक यहाँ पर उपलब्ध है। तो मैं ऐसे आशा करता हूं कि ये आप इसको अवश्य ले और पढ़े। डॉक्टर अमित थड़ानी ये मुंबई के एक सर्जन हैं जिन्होंने इस पुस्तक को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करके लिखा है। तो आप इसको अवश्य पढ़िए। इतना कह करके मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।